Welcome back guys in another class of image based series. In this series we will discuss about retractors and other instruments that are used in surgeries और invasive procedure. अब तक हम लोग फोर्सेप के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पेकुलम के बारे में पढ़ चुके हैं और साथ में हम लोगों ने पढ़ा है सीजर्स के बारे में. अब हम लोग पढ़ेंगे रिट्रैक्टर के बारे में. व्हाट आर द रिट्रैक्टर्स? सिंपल सी बात है, फोर्सेप क्या काम आएंगे? किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने में, ऑर्गन को होल्ड करने में, ऑर्गन की वॉल्स को होल्ड करने में. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें स्पेकुलम क्या काम आएंगे, तो वह किसी बॉडी कैविटी के बेटर विजुअलाइजेशन में यूजफुल होंगे. और साथ में अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि सीजर्स, वो क्या काम आएंगे? किसी टिश्यू को, किसी मसल को, किसी नर्व एंडिंग को, किसी ब्लड वेसल को कट करने में. यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे रिट्रैक्टर के बारे में. तो आप जानते हैं कि जब कभी भी कोई सर्जरी हो, उस सर्जरी में जब इंसिजन लगाया जाएगा तो इंसिजन के बाद वुंड के फ्लैप्स बन जाते हैं, वुंड के एजेस बन जाते हैं. तो कई बार हमें उन्हें दूर करना पड़ेगा. जैसे आप लोगों ने देखा होगा रिट्रैक्टर, आपने भगवान श्री हनुमान जो है उनका एक फोटो देखा होगा जिसमें वो अपने हृदय से अपने जो चेस्ट वॉल होती है उसको रिट्रैक्ट करते हैं और अपने अंदर सिया और राम को दिखाते हैं. तो उन्हें भी सिया और राम को दिखाने के लिए अपनी चेस्ट वॉल को रिट्रैक्ट करना पड़ा था. इसी प्रकार अगर हमें भी किसी भी अंदर के बॉडी ऑर्गन की स्टडी करनी है तो फिर हमें भी उस ऑर्गन के कवरिंग को, उस ऑर्गन की लेयर्स को रिट्रैक्ट करना पड़ेगा. और इसी के लिए जरूरत पड़ती है हमें रिट्रैक्टर्स की. यूज्ड फॉर सेपरेटिंग वुंड इंसिजन एज और टू होल्ड द बैक अंडरलाइंग ऑर्गन्स. ठीक है, बात समझ में आ गई. आगे बढ़े. क्या दिखाई दे रहा है सामने स्क्रीन पर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अभी जोधपुर एम्स का एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी एक रिट्रैक्टर पूछा था. कौन सा पूछा था वो मैं बताऊंगा आपको. पहले ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है. मोरिस रिट्रैक्टर. व्हाट इज द मोरिस रिट्रैक्टर? क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? देखो, सबसे पहले रिट्रैक्टर क्या काम आएगा? दीवारों को होल्ड करने में. क्लियर हो गई बात? वुंड वॉल को टू रिट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक एब्डोमिनल वॉल मसल इन सर्जरीज लाइक लैप्रोटोमी. मेन बात तो आप याद रखो कि यह रिट्रैक्ट करने में काम आता है. और यह कैसा होता है? यह हमारे नाग देवता के फन के समान होता है. ऐसा होता है. कपिल शर्मा का देखा होगा, बाबा जी का उल्लू जो वो दिखाता है ना, वैसा. क्या दिखाई दे रहा है ये? यह एक आपको इस तरीके का एक डिवाइस दिखाई दे रहा है. तो मैंने आपको हाथों से याद करवाने की कोशिश की है. ऐसा क्या दिख रहा था? ओवम फोर्सेप. क्या दिखाई दे रहा था? ऐसा ओवम फोर्सेप. यस और नॉट? ऐसा क्या था? बेबकॉक फोर्सेप. और ऐसा क्या है? मोरिस रिट्रैक्टर. क्या है? मोरिस रिट्रैक्टर. क्लियर हो गई बात? आइए फिर आगे बढ़ते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स दिल्ली 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सेल्फ रिटर्निंग जोलीज थायराइड रिट्रैक्टर. यार ऐसे क्वेश्चन भी एम्स दिल्ली पूछने लग गया तो फिर वह कुछ भी पूछ सकता है. तो क्या लिखा हुआ है? ये क्या दिखाई दे रहा है? जोलीज थायराइड रिट्रैक्टर. क्या काम आएगा ये? यूज टू रिट्रैक्ट स्किन फ्लैप इन थायराइड सर्जरी. यानी कि जब कभी भी थायराइड ग्लैंड का आपको ऑपरेशन करना हो, थायराइड कार्सिनोमास को जो है रिस्टोर करना हो, उनका रिकंस्ट्रक्शन करना हो, ऐसे में उनकी सर्जरी करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी मसल्स होती है, बहुत सारी मसल के फेशिया होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन होते हैं, उनको दूर करना पड़ता है. ऐसे में उनको दूर करने के लिए हमें विशेष प्रकार के रिट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है जोलीज रिट्रैक्टर. क्या दिखाई दे रहा है ये? अब तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. मोलिसन्स सेल्फ रिटेनिंग मास्टोइड रिट्रैक्टर. मोलिसन्स सेल्फ रिटेनिंग मास्टोइड रिट्रैक्टर. कभी भी किसी भी पर्सन के ईएनटी की सर्जरी हो, इसमें ईयर की सर्जरी हो, ईयर की सर्जरी में ईयर पिन्ना को हटा देते हैं. ईयर पिन्ना को हटा देते हैं तो ये छेद दिखाई देता है. अब कई बार अगर मिडल ईयर का ऑपरेशन करना हो तो मिडल ईयर के ऑपरेशन करने के लिए हमें मास्टोइड बोन को जो हो सकता है उसको ओपन करना पड़े. और जब मास्टोइड बोन को ओपन करना पड़ेगा तो ऐसे में फ्लैप्स क्रिएट करने पड़ेंगे. और जिन फ्लैप्स को हम क्रिएट करते हैं उन फ्लैप्स को, बोन के फ्लैप्स को, बोन के हिस्से को, मसल्स को, स्किन को हमको सेपरेट रखना पड़ता है. ऐसे में उनको सेपरेट रखने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं मोलिसन्स सेल्फ रिटेनिंग मास्टोइड रिट्रैक्टर. मोलिसन्स सेल्फ रिटेनिंग मास्टोइड रिट्रैक्टर इस प्रकार का दिखाई देगा. हुक विद कर्व्ड टिप. हुक विद कर्व्ड टिप.
ठीक है, क्या नजर आ रहा है ये आपको? मोलिसंस, सेल्फ रिटेनिंग, मास्टोइड, रिट्रैक्टर। क्या दिख रहा है ये क्वेश्चन एम्स जोधपुर एग्जाम में पूछा गया 2020 में। पहचानो क्या लिख रहा है ये? डेवियर्स रिट्रैक्टर यूज फॉर होल्डिंग एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग सर्जरी या प्रोसीजर। ये डेवियर्स रिट्रैक्टर है। डेवियर्स ये वाला कौन सा था? मोरिस। और ये वाला कौन सा होगा? ये वाला देखो, ये ऐसा है। डेवियर्स रिट्रैक्टर यूज फॉर होल्डिंग एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग प्रोसीजर। तो हर रिट्रैक्टर का काम यही है, दीवारों को सेपरेट करना। बस अलग अलग का यूज अलग अलग सर्जरी में। तो आपको तो मेन जो क्वेश्चन आएगा ना, वो ये नहीं आएगा कि कौन सी सर्जरी में काम आता है। वैसे आ सकता है पर 90% नहीं पूछेगा। 90% तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सा रिट्रैक्टर है, क्योंकि अपना काम यही तो है ना। डॉक्टर बोलेगा मॉरिस, जैसे सर्जरी करेगा तो आपको सर्जरी में असिस्ट करवाना है, बोलेगा मॉरिस रिट्रैक्टर दो, क्लियर हो गई। आपको बोलेंगे कि आपका एब्डोमिनल सर्जरी के लिए जो है ओटी ट्रे अरेंज करनी है, ओटी टेबल अरेंज करनी है, तो आपको पहले ही रखना पड़ेगा कि इस सर्जरी में ये इंस्ट्रूमेंट काम आता है। चलो आगे बढ़ो। डेवियर, डेवियर देवर है ये, देवर। देवर का नाम सुना है? सुना है क्या? डेवियर्स रिट्रैक्टर, देवर्स रिट्रैक्टर। ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है यार, चाउमीन खाने वाले चम्मच की तरह लग रहा है। ऐसे चाउमीन खाएंगे इसमें? नहीं नहीं, मजा नहीं आएगा, कोई बात नहीं। वॉल्कमान रिट्रैक्टर यूज्ड फॉर होल्डिंग टफ फेशिया। अब यार मसल की सर्जरी करेंगे ना, मायोटोमी करेंगे ना, अगर हमें मसल की सर्जरी करनी है, मसल के अंदर जाना है, तो मसल को दूर रखना पड़ेगा। प्रोटीन की तो बनी हुई है, ऐसे में मसल को दूर रखने के लिए हमें इस प्रकार की विशेष चम्मच का, विशेष फोक का यूज करना पड़ेगा, जिसका नाम होगा वॉल्कमान रिट्रैक्टर। वॉल्कमैन रिट्रैक्टर है भैया ये। वॉल्कमान इसी से चाउमीन खाता था, ऐसा मान लेना। वॉल्कमान रिट्रैक्टर। तो चाउमीन किससे? मैगी वाला कौन सा बताया था मैंने? मेजिल फोर्सेप। मैगी से मेजिल फोर्सेप, मैगी से मेजिल फोर्सेप। इसी प्रकार चाउमीन खाने वाला, जैसा चाउमीन फोक से खाते हैं ना हम लोग, तो फोक कैसा है यहाँ पर? वॉल्कमान का फोक। तो वॉल्कमैन चाउमीन खाता था इससे, मुड़ी हुई चम्मच से ऐसे उठा करके ऐसे डालता था, ठीक है। तो वॉल्कमान रिट्रैक्टर यूज फॉर होल्डिंग टफ फेशिया, याद करवा देंगे यार आपको बस। क्या है ये? थोड़ा बहुत मोरिस का जैसा है, लेकिन मोरिस वाला जो था वो चपटा था और उसका डायामीटर, उसका एरिया ज्यादा था, इसका पतला सा है, ठीक है। लैंगिनबैक रिट्रैक्टर यूज्ड इन डिसेक्शन सर्जरीज लाइक हर्नियोप्लास्टी। अब हर्निया की प्लास्टी कर रहे हैं तो अपन छोटा सा छेद करेंगे, ऐसे में एब्डोमिनल वॉल को दूर दूर रखने के लिए हम यूज करेंगे लैंगनबैक रिट्रैक्टर का, यूज्ड इन डिसेक्शन सर्जरीज लाइक हर्नियोप्लास्टी, ठीक है। हर्नियोप्लास्टी में हम किसका यूज करेंगे? लैंगनबैक रिट्रैक्टर का। क्या दिख रहा है ये? मॉरिस डबल एंडेड रिट्रैक्टर गिव वाइडर स्पेस टू वर्क। देख चुके हैं मॉरिस तो पहले। ये क्या है? आर्मी नेवी रिट्रैक्टर। क्या काम होता है इसका? आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, डबल एंडेड रिट्रैक्टर, फेनिस्ट्रेटेड हैंडल यूज टू रिट्रैक्ट स्मॉल इंसिजन। जो छोटे मोटे घाव होते हैं ना, छोटे मोटे इंसिजन जो होते हैं, जैसे अपेंडिक्स की सर्जरी में लगा दिया, तो ऐसे छोटे मोटे इंसिजन वाली वॉल्स को, इंसिजन वाले एजेस को दूर दूर करने के लिए, स्पेस को वाइड करने के लिए, स्पेस को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? आर्मी नेवी रिट्रैक्टर का। वेट लाइनर रिट्रैक्टर, वेट लाइनर वही जोलीज वेट लाइनर रिट्रैक्टर, सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर यूज ड्यूरिंग बेसिक प्लास्टिक सर्जरीज, लार्ज बोन एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो वेट लाइनर रिट्रैक्टर का भी मेन काम किसमें होगा? स्पेसिस को दूर दूर करने में। यह कौन सा रिट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहा है? वेट लाइनर रिट्रैक्टर। ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैल्पी रिट्रैक्टर यूज इन स्मॉल सर्जरीज लाइक सेल्फ रिटर्निंग रिट्रैक्टर। यह जो है स्मॉल सर्जरी साइट्स में जो होता है काम आता है। अब देखो क्या हो रहा है यहां पर, क्या नाम है इसका? गैल्पी रिट्रैक्टर। तो गैल्पी रिट्रैक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? उसकी अपीयरेंस को देख करके समझो। सींग देखें गाय के, गाय के कैसे सींग होते हैं? गाय के सींग के समान संरचना है इसकी। कौन से रिट्रैक्टर की है? गैल्पीज रिट्रैक्टर की। गैल्पी, ठीक है, गैल्पी रिट्रैक्टर की जो संरचना है वो गाय के सींगों के समान है। तो आपको याद कर लेना है, गाय के सींगों के समान संरचना, जिस
इस रिट्रैक्टर की होती है, उस रिट्रैक्टर को हम लोग बोलते हैं गैल्पी रिट्रैक्टर। आगे बढ़े, ये क्या दिख रहा है, बाल फोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, बाल फोर एब्डो, यह एक सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। ऐसे रिट्रैक्टर जो होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं, बहुत सारी सर्जरीज में इनका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसीलिए सर्जरी स्पेसिफिक ना होकर के ये वर्सेटाइल होते हैं, इसीलिए हमको इन्हें याद रखना है। केवल इनका इमेज बेसिक नेम क्या है, इस इमेज का बेसिक नाम जो है वो है बालफोर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर। ठीक है, ये क्या है, गाउलेट रिट्रैक्टर। इस प्रकार के रिट्रैक्टर को हम लोग बोलते हैं गाउलेट रिट्रैक्टर। तो मोरिस रिट्रैक्टर, वेटलाइनर रिट्रैक्टर, जोलीज रिट्रैक्टर। तो आप अभी कौन सा रिट्रैक्टर पढ़ रहे हैं, गाउलेट रिट्रैक्टर। सेम टू सेम ऐसा ही था आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, बट आर्मी नेवी रिट्रैक्टर के मध्य में जो है एक स्लिट बनी हुई थी, जो कि स्मॉल इंसिजन्स जो होते हैं उनको होल्ड करने में, उनको विजुअलाइज करने में, उनको वाइड करने में प्रयोग की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक तो दो देखो, अगर आपसे नॉर्मल एग्जाम होगा ना तो दो रिट्रैक्टर के बारे में पूछेगा। एक पूछेगा डेवियर्स रिट्रैक्टर, तो डेवियर तो आप समझ ही जाए गए होंगे, ये डेवियर्स रिट्रैक्टर। और ये वाला कौन सा है, डोयंस रिट्रैक्टर। डोयंस रिट्रैक्टर है, तो यह डोयंस रिट्रैक्टर है और यह डेवियर रिट्रैक्टर है। तो यह भी एब्डोमिनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के काम आता है। सारे रिट्रैक्टर का काम एक ही है, बस इमेज देख करके आपको समझना है कि इसका नाम क्या है। यह कौन सा रिट्रैक्टर है, डोयन रिट्रैक्टर। इसको समझो फिर। अब ये वाला देखो, इसका नाम क्या है, रिचर्डसन रिट्रैक्टर। रिचर्डसन रिट्रैक्टर, ठीक है। यहां पर एक यहीं से केवल होल्ड किया जाता है और यहां पर एक ग्रास्पिंग होती है। हम अच्छे से टाइट तरीके से किसी एब्डोमिनल वॉल को, मसल फेशिया को यहां पर जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रयोग कब किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा मेनली यूज्ड इन अपेंडेक्टमी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपेंडेक्टमी के दौरान जिस रिट्रैक्टर का यूज किया जाएगा उसका नाम होगा रिचर्डसन रिट्रैक्टर। आगे बढ़ो, क्या लिख रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो बार आ चुका है, पढ़ लो इसको। सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर कैसा दिखाई देगा, यह आपको एक विशेष प्रकार के इंस्ट्रूमेंट की तरह दिखाई देगा, जिस इंस्ट्रूमेंट के दो एंड हैं, दोनों एंड मुड़े हुए हैं और दोनों एंड में एक होल है। तो इस प्रकार वेजाइना का अगर हमें असेसमेंट करना हो तो एक लॉन्ग इसका जो है हैंडल होता है, इसको एंटर करवा करके एंटीरियर और पोस्टीरियर वाल को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो आपको इसकी इमेज को पहचानना है, क्या है यह, सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ठीक है, ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो पहचानो इसको, क्या नजर आ रहा है। जब भी किसी भी पर्सन में क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाए, कोलार बोन का फ्रैक्चर हो जाए, तो क्लेविकल के फ्रैक्चर को, कोलार बोन के फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए वहां पर प्लास्टर कास्ट बांधना मुश्किल होता है। ऐसी कंडीशन में जो बैंडेज उसको बांधी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ 8 बैंडेज। फिगर ऑफ 8 बैंडेज, तो यह कौन से फ्रैक्चर में यूज की जाती है, क्लेविकल फ्रैक्चर। इसका क्या यूज है, यह हमारे क्लेविकल्स को बैक सपोर्ट भी देगी और हमारे चेस्ट को स्ट्रेस्ड भी रखेगी, अबडक्टेड भी रखेगी। ऐसे में क्लेविकल्स अपने अलाइनमेंट में मेंटेन रह पाएंगे। क्या है ये, क्या दिखाई दे रहा है, यूट्राइन साउंड। व्हाट इज यूट्राइन साउंड, मतलब क्या होता है, कई बार हमें यह चेक करना होता है कि यूट्रस जो है वह अपनी नॉर्मल पोजीशन में है या नहीं है।
यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन जो होती है वो एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड होती है। यूट्रस की नॉर्मल कंडीशन जो होती है वो एंटीवर्टेड भी होती है और एंटीफ्लेक्स्ड भी होती है। ऐसे में एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन को असिस्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यूट्राइन साउंड का। तो मेनली यूज फॉर measuring यूटेराइन लेंथ एंड यूटेरो सर्वाइकल लेंथ। क्लियर हो गई क्या बात? यह आपसे स्किल टेस्ट के दौरान भी पूछा जा सकता है। क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर? मोनोपोलर कोटरी। देखो कोटरी क्या होती है यार, जब कभी भी किसी भी लार्जर पार्ट की सर्जरी की जाए या स्मॉल पार्ट की सर्जरी की जाए, सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग होती है या कुछ ऐसी सेल्स होती है जिनको डिस्ट्रॉय करना होता है, या फिर घाव के किनारों को बिल्कुल विशेष स्पेसिफिक बनाना होता है, घाव के जो किनारे होते हैं उनको धारदार बनाना होता है, यानी कि हमें उनको क्लियर कट करना होता है, घाव के किनारों को साफ करना होता है बिल्कुल, ताकि सर्जरी हम अच्छे से कर पाए, ब्लीडिंग को रोक पाए। ऐसे में क्या होता है, जिस स्थान की सर्जरी की जाती है उस पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए, अननेसेसरी टिश्यूज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उन वाले स्थानों को जला देते हैं। हिंदी में बोलूँ तो जला देते हैं। जला देने का मतलब इंग्लिश में या मेडिकल टर्म में बोले कॉटराइज्ड कर देते हैं। कॉटरी के दौरान क्या होता है, यह इलेक्ट्रो सर्जिकल डिवाइस होता है, विशेष प्रकार के इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट से यह जुड़ा हुआ होता है। उस इलेक्ट्रो सर्जिकल यूनिट में इस प्रकार के प्रोब्स को अटैच कर दिया जाता है, इनसे करंट आता है। वह करंट जो है हमारे विशेष वाले पार्ट को क्या करता है, बर्न कर देता है, जिससे वहां पर ब्लीडिंग रुक जाती है, अननेसेसरी सेल जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये मोनोपोलर है, सिंपल सी बात। अगर इसी को हम फोर्सेप की तरह कर दें, चिमटे की तरह कर दें, तो वह कौन सी हो जाएगी, बाईपोलर कोटरी। मोनोपोलर और बाईपोलर दोनों का यूज सेम होता है, लेकिन बाईपोलर में एक चिमटे वाला इफेक्ट भी आ जाता है, इसीलिए उसका प्रयोग भी ज्यादातर एक्सटेंसिव सर्जरीज में किया जा सकता है, पर दोनों के कार्यों में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये कौन सी कोटरी दिखाई दे रही है, बाईपोलर कोटरी। कौन सी कोटरी दिखाई दे रही है, ये आपको बाईपोलर कोटरी, चिमटे वाला इसमें इफेक्ट है। हाँ भाई, इसको पहचानो। कई बार क्या दिखाई दे रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, पेसरी। क्या होती है पेसरी? मोस्ट कॉमनली यूज टू ट्रीट प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। यार कई बार क्या होता है, हमारे शरीर यूट्रस जो होता है वह 18 से लेकर के 20 प्रकार के यूटेराइन लिगामेंट की वजह से अपनी पोजीशन पर हेल्ड होता है। 18 से 20 लिगामेंट होते हैं, मेनली 10 से 11 लिगामेंट होते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल लिगामेंट की बात की जाए तो 18 लिगामेंट यूट्रस को बोलते हैं। तो यही रहे, कहीं चला मत जाना, तो टेढ़ा मत हो जाना, तो मेढ़ा मत हो जाना। यूट्रस की लोकेशन बड़ी जबरदस्त है, तभी तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, वापिस से छोटा हो जाएगा। इतने सारे लिगामेंट होते हैं, लेकिन किसी किसी में जन्मजात अगर ये लिगामेंट कमजोर हो तो यूट्रस अपनी पोजीशन बदल लेता है, यूट्रस अपना पाला बदल लेता है, दल बदलने का प्रयास करता है, यूट्रस अतिक्रमण करने का प्रयास करता है। यूट्रस का यह अतिक्रमण हमारे शरीर को पसंद नहीं आता। ऐसे में हमारे शरीर में बहुत सारे प्रकार के एनाटॉमिकल जो है डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो यूट्रस के प्रोलप्स को रोकने के लिए हमें यूज करना पड़ता है पेसरी का। पेसरी एक विशेष प्रकार का रबड़ का डिवाइस होता है जो सर्विक्स के यहाँ पर फिट कर दिया जाता है, जो नीचे से जो है एक सपोर्ट का, एक नींव का, एक फाउंडेशन का काम करता है और यूट्रस को अपनी नॉर्मल पोजीशन में रखने में मदद करता है। इस डिवाइस को हम पेसरी कहते हैं। ये तो सबको मालूम है। क्या दिखाई दे रहा है, ये पिनार्ड्स फीटल स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये कौन सा स्कोप है, फीटल स्टेथोस्कोप। फीटल हार्ट साउंड सुनने में इसका प्रयोग किया जाता है जब मदर प्रेग्नेंट हो। क्या दिखाई दे रहा है, एन्यूरिज्म निडल यूज फॉर होल्डिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व। कौन सी निडल है यह, एन्यूरिज्म निडल। समझ में आ गया क्या? एक तो मैंने आपको बताई थी एडसन फोर्सेप, एडसन फोर्सेप। अभी मैं क्या बता रहा हूं, एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म निडल। तो यहां पर क्या है, एक विशेष प्रकार की निडल है जैसे घूमी हुई है, तो छोटी मोटी नर्व उसको इजीली होल्ड अप करने में काम आती है। एन्यूरिज्म निडल यूज फॉर होल्डिंग ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व। ये क्या है, वेंट्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जब कभी भी हमारे बेबी की नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो या फिर हमें उसकी सर्जरी नहीं करनी हो, वेजाइनल कैनाल से उसकी डिलीवरी हो रही हो, वेजाइनल कैनाल से डिलीवरी के दौरान बेबी का हेड बड़ा हो, बेबी वेजाइना में जो है अटक जाए, उसका हेड वहां पर अटक जाए, तो बेबी का हेड उसके चेस्ट और उसके लेड के कंपेयर में बड़ा होता है। हेड का डायमीटर वेजाइना के डायमीटर से आने की कोशिश करता है। ऐसे में कई बार हेड जो है वो वेजाइना में अटक जाता है। उस हेड को हमें
प्रेशर के द्वारा बाहर निकालना पड़ता है। नॉर्मली इसके लिए हम क्लार्ड फोर्सेप का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर फोर्सेप डिलीवरी नहीं करवानी हो तो हम वेंट्यूज की सहायता से भी डिलीवरी करवा सकते हैं। वेंट्यूज को बेबी के हेड से अटैच कर देते हैं, यह नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, हम प्रेशर लगाते हैं और ट्रैक्शन करते हैं और बेबी बाहर आ जाता है। इस प्रकार के इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं वेंट्यूज कप। क्लियर हो गई क्या बात? इसको बताओ क्या लिख रहा है ये? इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग डिवाइस। कई बार गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं, इसोफेगस की पीएच बढ़ने लगती है, ऐसे में इसोफेगस की पीएच को भी चेक करना है तो हम इस डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, इसोफेजियल पीएच मॉनिटरिंग डिवाइस। ये क्वेश्चन जो है वह 2019 में एम्स दिल्ली के एग्जाम में पूछा गया। हर्निया मेश सपोर्ट दी प्रोलेप्स्ड ऑफ ऑर्गन या सपोर्ट प्रोलेप्स्ड ऑर्गन। देखो होगा क्या, जब कभी भी किसी भी पर्सन की हर्निया की सर्जरी की जाएगी, हर्निया क्या होता है? अंगों का अतिक्रमण, अंगों का अतिक्रमण यानी कि एक अंग अपने सामान्य स्थान से बदल करके अपनी लोकेशन, अपनी स्थिति को बदलने का प्रयास करे, उसे हम लोग बोलते हैं हर्निया। अब हर्निया की कंडीशन में मान लो इंग्वाइनल हर्निया है, मान लो इंटेस्टाइनल हर्निया है, तो इंटेस्टाइनल अपनी कैविटी से बाहर आने का प्रयास करेगा। अब हर्निया को हम सही करेंगे तो वो ऑर्गन के लिगामेंट थोड़ी होते हैं, ऑर्गन को अंदर पकड़ने के लिए कोई रस्सियां थोड़ी होती है, ऐसे में वह अपनी पोजीशन में रहे, बॉडी के अंदर ही रहे, तो उसको बॉडी में सेट करने के बाद उसके ऊपर एक मेश लगा देते हैं। उससे क्या होता है, अगर वो ऑर्गन प्रेशर भी डाले, बाहर आने का भी प्रयास करे, तो मेश उसको अपनी पोजीशन में स्टेबल रखवा देता है। इस प्रकार के मेश को हम लोग बोलते हैं हर्निया मेश। इंपॉर्टेंट है यार, ये बिल्कुल देख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या लिख रहा है ये? डोयन टावल क्लिप। नर्सिंग वालों, नर्सिंग ऑफिसर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोयंस टावल क्लिप यूज फॉर फिक्सिंग ड्रैपिंग टावल एंड फिक्सिंग ट्यूब ईटीसी। यानी कि अगर हम किसी पर्सन की सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी के दौरान हमें सिर्फ वही एरिया एक्सपोज करना है जिसकी सर्जरी की जा रही है, बाकी सारे एरिया को कवर कर दिया जाता है। ये बात तो जानते हो ना। ऐसे में यार उसको ड्रेप करोगे तो अलग अलग ड्रेप को पकड़ने के लिए अपन को क्लिप भी चाहिए ना, तो हम दो तरह के क्लिप्स का यूज करते हैं। पहला क्लिप कौन सा है? डोयंस टावल क्लिप। कई बार किसी पेशेंट में अगर ट्यूब्स कनेक्टेड हो, सक्शन ट्यूब कनेक्टेड हो, बार बार उनको अपन सक्शन ट्यूब को नीचे थोड़ी रखेंगे, ट्रे पर थोड़ी रखेंगे, टेबल पर थोड़ी रखेंगे, उनको भी कई बार होल्ड करना पड़ता है, तो ट्रे के साथ, टेबल के साथ उनको होल्ड कर देते हैं। ऐसे में जरूरत पड़ती है इन टावल क्लिप्स की। तो यहाँ पर ये जो टावल क्लिप आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे वाला, बचपन में खेलते थे ना ये वाला गेम, ऐसा वाला टावल क्लिप, कौन सा है ये? डोयंस टावल क्लिप। ओके, अंडरस्टूड। क्या दिख रहा है ये? मायो टावल क्लिप, ऐसा ही है। मायो टावल क्लिप का भी यूज वही होगा जो डोयंस का था। क्या है यहाँ पर? यूज फॉर फिक्सिंग ड्रेप एंड फिक्सिंग ट्यूब। ठीक है, इसको पहचान लेना। यह सीजर नहीं है, यह फॉर्सेप भी नहीं है, यह सीजर भी नहीं है, यह फॉर्सेप भी नहीं है, यह रिट्रैक्टर भी नहीं है। दीज आर क्लिप्स। ठीक है, क्लिप है यह। तो कौन कौन से हो गए? डोयन टावल क्लिप, और दूसरा कौन सा हो गया? मायो टावल क्लिप। ध्यान से देखना, कोई फॉर्सेप नहीं है, कोई रिट्रैक्टर नहीं है, कोई स्पेकुलम नहीं है। आगे बढ़े फिर। फीमेल यूरिथ्रल साउंड। यूरिथ्रा की पेटेंसी को चेक करने के लिए, लेंथ को चेक करने के लिए हम यूज करते हैं यूरिथ्रल साउंड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या दिखाई दे रहा है? शिरोधकर सर्कलेज निडल। व्हाट इज दिस शिरोधकर सर्कलेज निडल? शिरोधकर सर्कलेज जो निडल होती है ना, उसका प्रयोग किया जाएगा सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी की कंडीशन में। गुरुजी ये क्या होता है? कई बार सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी की कंडीशन जो होती है उसमें यह होता है कि बेबी फीटस तो यूट्रस में ग्रो करेगा, लेकिन जो यूट्रस जो है उसका जो लोअर पोर्शन जो सर्विक्स है वह अगर ओपन हो जाए, वह अगर ढीला हो, तो फिट बनता हुआ फीटस ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगा। नॉर्मली क्या होगा? यूट्रस बिल्कुल, यूट्रस की जो सर्विक्स है बिल्कुल टाइटली क्लोज होती है, इसलिए तो ऊपर तक बेबी जो है वो ग्रो कर पाता है, बेबी जो है डेवलप हो पाता है। लेकिन अगर सर्विक्स ही कंपेटिबल नहीं है तो वह बेबी जो है वो प्रोलैप्स्ड हो सकता है। ऐसे में इसे प्रिवेंट करने के लिए हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक सर्जरी कर सकते हैं। उस सर्जरी के दौरान होता यह है कि जो सर्वाइकल लिप्स हैं उन सर्वाइकल लिप्स को सूचर्ड कर दिया जाता है, जिनकी सूचरिंग की वजह से वहां पर सर्विक्स जो है वो प्रॉपरली
कंप्रेस्ड हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिससे कि किसी भी प्रकार के इंट्रा यूटेराइन मटीरियल के प्रोलेप्स्ड होने के चांसेस जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम विशेष प्रकार की निडिल का प्रयोग करते हैं। उस निडिल को हम लोग बोलते हैं शिरोधकर। शिरोधकर सर्कलेज निडिल। अभी तक सारे नाम विदेशियों के थे, लेकिन एक नाम देशी आदमी का भी आया, इसीलिए इसको भूलेंगे नहीं। शिरोधकर सर्कलेज निडिल, इसका प्रयोग क्यों किया जाएगा? सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। ये क्या है भाई? डोयंस मायोमा स्क्रू। देखो यार, अब कंफ्यूजन होगा। डोयन का रिट्रैक्टर भी देखा, डोयन का टावल क्लिप भी देखा, और डोयन का मायोमा स्क्रू भी देखा। तो समझ में आ जाएगा ना कि टावल क्लिप क्या है, मायोमा स्क्रू क्या है, और रिट्रैक्टर क्या है। डोयंस के मायोमा स्क्रू का प्रयोग किया जाएगा फाइब्रोइड, जब कभी भी यूट्रस की एंडोमेट्रियम और उसके पीछे की मायोमेट्रियम दोनों आउटग्रोथ करने लगे और यूट्राइन कैविटी में अतिक्रमण करने लगे, यूट्राइन कैविटी के तरफ इसकी आउटग्रोथ हो जाए। इस अननेसेसरी आउटग्रोथ को हमें रिमूव करना जरूरी है, क्योंकि अगर रिमूव नहीं किया तो इसको अननेसेसरी ब्लड सप्लाई होगी, अननेसेसरी ब्लड की पुलिंग होगी, अननेसेसरी ग्रोथ की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। ऐसे में उन फाइब्रोड्स को, उन पॉलिप्स को रिमूव करने के लिए, लियोमायोमा की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम यूज करेंगे डोयंस मायोमा स्क्रू का। तो यहां पर इमेज में आपको यह जो छल्ले समान, चाबी के समान संरचना दिखाई गई है, इसका नाम है डोयंस मायोमा स्क्रू। हाँ भाई, इसको पहचानो भाई। क्या दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर? स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कैलीज रिट्रैक्टर स्पेकुलम। अब यार गुरुजी, इसका नाम तो आपको याद होगा, बहुत सिंपल है ना, प्रोक्टोस्कोप जैसा ही है। लेकिन कौन सा प्रोक्टो? ये कैलीज प्रोक्टोस्कोप वाला है ये मामला, ठीक है। प्रोक्टोस्कोप एनस को बड़ा कर देगा, एनस क्या है? कॉन्स्ट्रिक्टेड कैविटी, चिपका हुआ है, ल्यूमेन उसकी ऐसे खुली हुई थोड़ी दिखती है। तो उन ट्यूब्स को ओपन करने के लिए, उनकी ल्यूमेन को डायलेट करने के लिए, ल्यूमेन के विजुअलाइजेशन के लिए, एनस से बायोप्सी लेने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं उस उपकरण का नाम है कैलीज रेक्टल स्पेकुलम। इट्स ऑल्सो नोन एज प्रोक्टोस्कोप। इसको बोलेंगे ऑब्टूरेटर। जब प्रोसीजर नहीं करेंगे तो इसको होल्ड कर देंगे, ताकि अननेसेसरी इंस्ट्रूमेंट को एनएस में एंटर करवाया नहीं जाए। हाँ भाई, क्या दिख रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रच फिल्ड टोंग्स। क्रच फिल्ड टोंग्स क्या काम होता है यार? किसी के अंदर भी क्रेनियोटोमी हुई है तो हाथों हाथ क्रेनियोटोमी वाले जो अपने टोंग्स हैं, उनको अपने जो फ्लैप्स हैं, बोन के फ्लैप, उनको एकदम सुचर नहीं कर सकते यार। एकदम सुचर कर दिया तो वहां पर तो एडिमा होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा ना यार। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को तो अपने को कम करना है, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए हम एक ट्रैक्शन डिवाइस का यूज करेंगे, जिसका नाम होगा क्रच फिल्ड टोंग्स, जो कि हमारे बोन के फ्लैप्स को जकड़े हुए रहते हैं। ऐसे में बोन फ्लैप्स अननेसेसरी प्रेशर हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर्स पर नहीं बनाते हैं, और इससे जो है आईसीपी बढ़ता नहीं है। आगे बढ़े फिर, क्या लिख रहा है ये? हम्बीज नाइफ। हम्बीज नाइफ क्या काम आएगा? गुरुजी ये तो प्लास्टिक सर्जरी में काम आता है। वेरी गुड, सही बोला यार आप लोगों ने। तो यह जो होता है ना, नॉर्मल उस तरह के सामान है। इसमें बस एक खास बात है कि आप इसको करते जाओ तो ये स्किन की पूरी लेयर को उठा लेता है और उसको ग्राफ्ट में कन्वर्ट कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ्टिंग में काम आता है ये हम्बीज नाइफ। हम्बी नाम सुन लेना। क्या लिख रहा है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूचर के कलर कोड, सूचर के कलर कोड पूछ ले तो यार अपने को याद होना चाहिए ना। तो भाई प्लेन जो सूचर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। आप तो ये याद रख लेना, एक तो क्रोमिक कैटगट याद रख लेना, और एक ये नाइलॉन वाला याद रख लेना, और ये विक्रिल। तीन ही पूछेगा पेपर में। पहले इनको तो याद करो, सबको याद करने से थोड़ी फायदा है। तो क्रोमिक कैटगट सबसे ज्यादा ये विक्रिल पूछता है यार। इंटेस्टाइन की सर्जरी में विक्रिल ही काम में लेते हैं ज़्यादा कई बार क्रोमिक कैटगट ले लेते हैं, और ज़्यादा मैनेज नहीं हो तो नाइलॉन ले लेते हैं। सिल्क का भी कभी कभी यूज़ कर लेते हैं, पर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो अपने को याद रखना है। विक्रील वाले का कलर देख लो, पर्पल।
विक्रिल जो सूचर होंगे उनका कलर कैसा होगा, पर्पल। क्रोमिक का कैसा होगा, ब्राउन। नायलॉन का कैसा होगा, ग्रीन। क्लियर हो गई बात। अब याद रख लो, प्लेन वाले का येलो, क्रोमिक का ब्राउन, यहां पर एथिक बॉन्ड का कौन सा होगा, ऑरेंज, पीडीएस का ग्रे, और स्टेनलेस स्टील सिल्वर कलर के होंगे। क्लियर हो गई बात। हेगार्स डायलेटर, हेगार के डायलेटर्स हैं। कई बार क्या होता है, सर्विक्स को डायलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेगार डायलेटर। अब गुरुजी ये देखो, ये क्या है ये बताओ आप। तो भैया एग्जाम में आएगा एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताओ इस ब्लेड का नंबर कौन सा है, इतने नंबर की ब्लेड क्या काम आती है। अरे यार मरीज आएगा, उसकी सर्जरी तो अपने को ही करनी है ना। अब सर्जरी करनी है तो अपने को ये तो पता होना चाहिए ना कि कितने नंबर की ब्लेड काम में ले, कौन से अंग को कितने नंबर की ब्लेड से काटे, पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो फिर पता कर लेते हैं यार। मेनली मैं आपको बताऊंगा 3 या 4 ब्लेड, बाकी सारी ब्लेड जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। यहां पर मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा स्पेसिफिक ब्लेड के बारे में। चलो भाई पढ़ लेते हैं आज। क्या लिख रहा है ये, कौन से नंबर की ब्लेड है ये, 10 नंबर की ब्लेड है। कहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, पेपर में तो दिखाएगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। 10 नंबर की ब्लेड की का प्रयोग क्या किया जाता है, देखो ये पहली बात ध्यान समझो, ये कर्व्ड कटिंग एज। 10 नंबर वाली ब्लेड का खास बात क्या है, कर्व्ड कटिंग एज। ये 10 नंबर की ब्लेड की खास बात है। क्या काम आती है, मेनली यह जो होती है, मेनली ट्यूब्स को कट करने में, छोटे मोटे वायरिंग को कट करने में इनका प्रयोग किया जाता है। स्किन पर रूटीनली इसका प्रयोग वैसे करते नहीं हैं, बट इन केस अगर किसी थिक एरिया को कट करना पड़े तो फिर इसका प्रयोग 10 नंबर की इस ब्लेड का प्रयोग किया जा सकता है। थिक एरिया को, मोटे एरिया को, जैसे एब्डोमिनल एरिया हो गया, ये फेशिया वाला एरिया हो गया, थाई वाला एरिया हो गया, ठीक है। 10 नंबर की ब्लेड है ये कौन सी ब्लेड है भाई, देखो 10 नंबर की ब्लेड ऊपर से कैसी थी, गोल। ये वाली कैसी है, भाले के समान। किसके समान है यह, भाले के समान। वो वाली किसके समान थी, तलवार के समान। अब ये भाले के समान जो ब्लेड है इसका प्रयोग क्यों करेंगे, देखो इलोंगेटेड ब्लेड आइडियल फॉर स्टेब इंसिजन, फॉर लेंसिंग एंड एब्सिस और चेस्ट ड्रेन इंसिजन। मेनली ये वाला यार याद रखना, कभी भी जब भी किसी भी पर्सन को अगर पायोथोरेक्स हो जाए, न्यूमोथोरेक्स हो जाए, हीमोथोरेक्स हो जाए, चेस्ट को ड्रेन करना पड़े, वहां से पस को निकालना पड़े, ऐसे में पस को निकालने के लिए करेंगे क्या, इंटरकोस्टल वाले एरिया के अंदर अपन कट लगाएंगे ना, तो चेस्ट ड्रेनेज में, चेस्ट में कट लगाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, 11 नंबर की ब्लेड का प्रयोग करेंगे। इसी के प्रकार आपने सुना होगा फुंसियां हो जाते हैं, किसी जगह पर मवाद भर जाता है, अब उस जगह पर मवाद भर गया, स्कार के नीचे मवाद भर गया, मवाद को रिमूव करने के लिए, पस को रिमूव करने के लिए कौन सी ब्लेड काम आएगी, अरे भैया जी 11 नंबर की ब्लेड काम आएगी। समझ में आ गया क्या, आगे बढ़े फिर। हाँ ये क्या है गुरुजी, ये तो बड़ा खतरनाक, ये कौन से नंबर की ब्लेड है, देखो अभी तक कौन कौन सी बता दी मैंने आपको ब्लेड। 10 नंबर की ब्लेड को देखना आ गया क्या, कितने नंबर की ब्लेड है, 10 नंबर की। ऊपर से टिप कैसी है, कार्व्ड टिप। इसका बताओ, इलोंगेटेड ट्रायंगुलर ब्लेड आइडियल फॉर स्टेब इंसिजन, ठीक है, स्टेब इंसिजन। 11 नंबर की ब्लेड भाले के समान होती है। अब देखो 12 नंबर की ब्लेड यूज इन डेंटल सर्जरी, ये तो ऐसे ही मुड़ी हुई है, कहाँ कौन से एरिया को काट सकते हो, बस दांतों की सर्जरी करनी है तो माउथ में इसको डालो, और किसी एरिया को अगर कट करना हो, होल्ड करना हो, रिमूव करना हो तो इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना 12 नंबर की ब्लेड का मेनली प्रयोग किया जाएगा डेंटल सर्जरीज में। हाँ भाई इसको पहचानो, ये कौन सी है, ये तो चाकू की तरह है गुरुजी। हाँ सही समझा, चाकू है ये, पर इसका यूज कब करेंगे, पहले देखो इस वाली की मेन खास बात होती है ऊपर से पतली नीचे से मोटी। यस, कैसे पहचानोगे इसको, ऊपर से पतली नीचे से मोटी, ऊपर से गुरुजी ज्यादा ही पतली है, यस और नॉट, यस सर। तो इसका यूज कैसे करेंगे, मेनली यूज फॉर शॉर्ट प्रिसाइज इंसिजन, छोटे एरिया में अगर इंसिजन लगाना हो तो फिर हम इस ब्लेड से लगाते हैं। समझ में आ गई क्या बात, स्मॉल एरिया के लिए हम यूज करेंगे 15 नंबर की ब्लेड को। अब इसको पहचानो, ये क्या है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। आप कहते हो गुरुजी इंस्ट्रूमेंट तो पढ़ लिए, इन चीजों को कौन पढ़ाएगा, कैसे समझेंगे पेपर में इनको।
क्या ये इलेक्ट्रिकल एंडो इन्फ्लेटर। अब गुरुजी कैसे पता पड़ेगा ये एंडो इन्फ्लेटर है? देखो क्या होता है यार, ये जो एंडो इन्फ्लेटर होता है ना, इसमें आपको देखना पड़ेगा, यहां पर लिखा होगा वॉल्यूम, यहां पर लिखा होगा फ्लो, यहां पर लिखा होगा प्रेशर। यानी कि जब कभी भी किसी भी पर्सन में लेप्रोस्कोपी की जाएगी, रोबोटिक प्रक्रिया से सर्जरी की जाएगी, रोबोटिक प्रक्रिया से सर्जरी करने के दौरान शरीर पर कोई इंसिजन, कोई घाव नहीं बनाया जाता है। ऐसे में शरीर के अंगों को देखने के लिए उन अंगों में विशेष प्रकार के एंडोस्कोपिक डिवाइस को एक छिद्र के माध्यम से प्रवेश करा दिया जाता है। उस छिद्र के माध्यम से आर्टिकल को प्रवेश कराने के बाद अंदर के ऑर्गन्स को देखने के लिए, शरीर को फुलाने के लिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस को उन अंगों में भरना पड़ता है। अब वो जब CO2 को हम उस एरिया में CO2 को फिल करना पड़ता है, कितनी CO2 दें, कितने प्रेशर से CO2 दें, कब तक CO2 दें, कितने टाइम तक CO2 दें, इन सब को डिटरमाइन करने के लिए जिस विशेष प्रकार की मशीन का यूज करेंगे उसका नाम होगा इलेक्ट्रिक एंडो इन्फ्लेटर। इलेक्ट्रिक एंडो इन्फ्लेटर इसका यूज किया जाएगा विशेष प्रकार की लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज में, जिनमें हमें उन ऑर्गन्स में CO2 को भरना पड़ेगा। इसको पहचानो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह है डेस्जार्डिन गालस्टोन स्कूप। इसमें क्या होगा, अगर हमें जो हमारा गाल ब्लैडर है वहां पर किसी को कोई स्टोन बन गया है तो उस स्टोन को रिमूव करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा डेस्जार्डिन गालस्टोन स्कूप का। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, इस मशीन को पहचानो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोनोपोलर कोटरी तो हमेशा सही करते आए हो, बाइपोलर कोटरी भी हमेशा सही करते आए हो, लेकिन यार एक विशेष प्रकार के डिवाइस को भी तो समझो जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट। इसका प्रयोग क्यों करेंगे? कोटराइजेशन करने में। कोटराइजेशन क्या होता है? सरल शब्दों में कहें तो वुंड के एजेस को क्लियर करने के लिए, एक्स्ट्रा अननेसेसरी सेल्स को हटाने के लिए, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, कुछ विशेष प्रकार के हिस्सों को सर्जिकली इंसाइज हिस्सों को बर्न करने के लिए, केमिकली बर्न करने के लिए, इलेक्ट्रिकली बर्न करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट का। कैसे पहचानोगे इसको? तो वहां पर मशीन के जो लेबल्स हैं उनमें लिखा हुआ होगा ऑटो कट्स, ऑटो कोएगुलेशन एंड ऑटो बाइपोलर। यहां पर आपको समझना, कोएगुलेशन हम करते क्या है, इलेक्ट्रिकल कोएगुलेशन कर देते हैं घाव के किनारों का। तो इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट आप अभी तक देख रहे हैं। अब यहां पर कुछ विशेष प्रकार के ट्रैक्शंस भी होते हैं, वह आपको इमेज में दिखाकर पूछे जा सकते हैं। तो इन ट्रैक्शंस की इमेजेस को ध्यान से देखना है और बताना है कि बोन के कौन से हिस्से में अगर इंजरी हो जाए तब इन ट्रैक्शंस का यूज किया जाएगा। क्या दिख रहा है ये? हैमिल्टन रसेल ट्रैक्शन। ठीक है, इसका यूज कब किया जाएगा? तो दे मे बी यूज्ड इन फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फीमर। छोटे बच्चों में अगर फीमर का डिस्टल वाला पार्ट अगर डैमेज हो गया है, ऐसे हिस्से में हमें करना क्या होता है? देखो दो नाम आपने सुने होंगे, रिडक्शन। यार होता क्या है, कई बार जब बोन्स ब्रेक हो जाती है, लॉन्ग बोन जब ब्रेक हो जाती है, लॉन्ग बोन मतलब जैसे हमारी रेडियस हो गई, हमारी अल्ना हो गई, हमारी फीमर हो गई, हमारी टिबिया हो गई, हमारी फिबुला हो गई। अब ऐसी बोन्स तो फ्रैक्चर हो जाएगी, फ्रैक्चर के बाद इनको हमें अलाइनमेंट करना पड़ेगा, इनको हमें रीजॉइन करवाना पड़ेगा। दोबारा ज्वाइन करवाने के लिए कई बार इनको हमें अलाइनमेंट में मेंटेन रखना पड़ता है। टूटे हुए हिस्से को हमें थोड़ा बहुत कट करना पड़ता है, इनके बीच में एक स्पेस हो जाएगा क्योंकि वो कट करने के बाद हिस्सा छोटा हो जाएगा। ऐसे में अगर हम इन बोन्स में थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन रखें तो दोनों एंड से हीलिंग होती है, दोनों प्रॉक्सिमल एंड ऑफ बोन एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन दोनों एंड से हीलिंग होती है, और इस वजह से बोन्स जो है वो रीजॉइन कर लेती है और उस फ्रैक्चर वुंड की, फ्रैक्चर लॉन्ग बोन की हीलिंग हो जाती है। ऐसे में दोनों बोन्स को दूर दूर रखने का काम कौन करेगा? ट्रैक्शन डिवाइस करेगा। यह ट्रैक्शन डिवाइस दो तरह का होता है, स्किन ट्रैक्शन और स्कल्टन ट्रैक्शन। ठीक है, तो स्कल्टन ट्रैक्शन वाले डिवाइस में अभी तक आपको दिखा रहा हूं स्कल्टन ट्रैक्शन किस प्रकार से होगा और स्किन ट्रैक्शन किस प्रकार से होगा। तो यहां पर हमें यह समझना है, डिस्टल फीमर का अगर फ्रैक्चर हो गया है तो हम जो यहां पर ट्रैक्शन यूज करने वाले हैं वो होगा रसेल ट्रैक्शन। आगे बढ़े फिर, ब्रायंट ट्रैक्शन, इसको हम लोग कई बार बोलते हैं गैलोज ट्रैक्शन। क्या काम आएगा?
यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फीमोरल शाफ्ट फ्रैक्चर इन इन्फेंट और स्मॉल चाइल्ड। अगर छोटे बच्चों में फीमर जो है, अगर उसके शाफ्ट क्या होता है, किसी भी लॉन्ग बोन का मध्यवर्ती इलोंगेटेड हिस्सा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। तो अगर छोटे बच्चों में शाफ्ट, फीमर के शाफ्ट का फ्रैक्चर हो जाए तो हम कौन से ट्रैक्शन का यूज करेंगे, ब्रायंट ट्रैक्शन का प्रयोग करेंगे। क्या दिख रहा है ये, डनलप ट्रैक्शन। सारे ट्रैक्शन आपको लेग के लिए बताऊंगा, लेकिन एक ट्रैक्शन जो हाथों के लिए है उसका नाम है डनलप ट्रैक्शन। हैंड्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूज फॉर सुप्राकोंडाइलर एंड ट्रांसकोंडाइलर फ्रैक्चर इन चिल्ड्रन, यानी ओनली ऑन बात यही है, जो हमारी ये बोन होती है ना, ह्यूमरस में ये इधर होते हैं कोंडाइले, अगर इनका फ्रैक्चर हो जाए तो फिर इनको मैनेज करने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, डनलप ट्रैक्शन का। ठीक है, कौन सा ट्रैक्शन दिखाया गया है, स्कल्टन ट्रैक्शन, मतलब जो भी स्क्रू है, जो भी रिड्यूसिंग डिवाइस है, जो भी रिट्रैक्टिंग डिवाइस है, कहाँ एंटर करवा रखा है, बोन में एंटर करवा रखा है। ये कौन सा ट्रैक्शन है भाई, 1990 ट्रैक्शन। अरे वाह यार, कौन सा ट्रैक्शन है ये, 1990 ट्रैक्शन। देखो इसको, यूजफुल फॉर सब ट्रोकेंट्रिक एंड प्रॉक्सिमल, जो थर्ड पार्ट ऑफ फीचर है उसके फीमर है उसके फ्रैक्चर में। ट्रोकेंटर क्या होता है, बताया था ना कल मैंने आपको, फीमर है ये फीमर का बोल, ये फीमर का नेक हो गया। अब फीमर का जो नेक होता है उसके पीछे बोन अपवार्ड थोड़ी सी प्रोमिनेंटेड होती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं ट्रोकेंटर। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया था ट्रोकेंटर रोल वाला, ट्रोकेंटर रोल अबडक्शन ऑफ लेग को रोकता है ना, ट्रोकेंटर रोल। तो यहां पर हमें यह देखना है कि अगर फीमर के ट्रोकेंटर का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हम जो ट्रैक्शन यूज लेंगे उसे बोलेंगे 90-90 ट्रैक्शन। यह टॉपिक आपने ऑर्थोपेडिक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बहुत डिटेल में पढ़े होंगे, इसीलिए यहां हम सिर्फ और सिर्फ चर्चा करेंगे उनके इमेज बेस्ड क्वेश्चन की, कि किस प्रकार से यह ट्रैक्शन जो है वह अप्लाई किया जाता है। हाँ भाई, इसको पहचानो यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा ना, छोटे छोटे बच्चों में एक वो बीमारियां होती है, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस। स्पाइनल कोड जो है वो हमारी किस में होती है, वर्टेबल कॉलम में होती है। और वर्टेबल कॉलम अगर कंजेनाइटली बात करें या फिर एज के साथ बात करें, अगर मिसप्लेस होता जा रहा है, डिस्प्लेस होता जा रहा है, डिसलोकेट होता जा रहा है, उसकी शेप में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे में उसके अलाइनमेंट को मेंटेन रखने के लिए हम यूज करते हैं मिल्वाउकी ब्रास का। अब यार ये मिल्वाउकी जो ब्रास है ना, अगर डिफॉर्मिटीज हो चुकी है उनको ट्रीट नहीं करेगा, डिफॉर्मिटीज हो चुकी है तो उनको ट्रीट नहीं करेगा। यह ट्रीट करेगा ऐसी कंडीशन को जिस कंडीशन में प्रोग्रेशन को रोकना हो। ऑल डिफॉर्मिटीज को यह ट्रीट नहीं करता है, यह प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को रोकेगा। तो हम कौन सा ब्रास पढ़ रहे हैं, मिल्वाउ की ब्रास, जो कि काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस जैसी कंडीशन के प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करता है। क्या दिखाई दे रहा है ये, नी सीपीएम मशीन। व्हाट इज नी सीपीएम मशीन, जब कोई पर्सन लंबे समय से बेड रिडन हो, लंबे समय से बेड रेस्ट कर रहा हो, ऐसे में जब वह एम्बुलेट नहीं करता है तो उसकी मसल्स के लिगामेंट, मसल के टेंडन, उसकी बोन के जॉइंट्स स्टिफ होने लगते हैं। ऐसे में उसको पैसिव एक्सरसाइजेज जो है वह एक फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ऐसे में अगर किसी पर्सन को हम कुछ पैसिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे, एक्टिव एक्सरसाइजेस में पर्सन खुद पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन पैसिव एक्सरसाइजेस वह अपने एक ही स्थान पर रह करके करने वाला है। तो होने वाला यह है कि जो आपका कंटिन्यूअस पैसिव का मतलब क्या होगा कि पर्सन का एफर्ट कम होगा, मशीन का एफर्ट ज्यादा होगा। तो यहां पर जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है वह है नी सीपीएम मशीन, यानी कि नी कंटिन्यूअस पेशिन मशीन। अब इसको पहचानो भाई, ये क्या दिखाई दे रहा है, आपने नाम सुना होगा स्प्लाइंट्स का। अगर किसी भी बोन में फ्रैक्चर हो जाए तो हम स्प्लाइंट्स का यूज करते हैं। तो एक विशेष प्रकार का स्प्लाइंट है जो कि हमारे लिम्स, लोअर लिम्स के फ्रैक्चर में उसका यूज किया जाएगा। इसका नाम होगा थॉमस स्प्लाइंट। तो आपको इमेज को देख करके आइडेंटिफाई करना होगा कि यह कौन से प्रकार का स्प्लाइंट है। तो यह
देखो थॉमस स्प्लाइंट में यहां पर भी रोड होगी, यहां पर भी रोड होगी, और ऊपर वाले हिस्से पर रोप्स लगी होगी या फिर वियरिंग पार्ट होगा। तो इस वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? थॉमस स्प्लाइंट। क्या दिखाई दे रहा है ये? समझो भाई क्या दिखाई दे रहा है? दिल्ली एम्स 2018 एमएससी एंट्रेंस का क्वेश्चन है ये। यहां पर जब कभी भी किसी भी पर्सन को फ्रैक्चर हो जाए, फ्रैक्चर की कंडीशन में जॉइंट की प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो सकती, जॉइंट की वेरियस डिग्री ऑफ मूवमेंट नहीं हो सकती। इन डिग्री ऑफ मूवमेंट को असिस्ट करने के लिए, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन ROM, रेंज ऑफ मोशन को असिस्ट करने के लिए, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को असिस्ट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाएगा उसका नाम होगा गोनियोमीटर। गोनियो का मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं जॉइंट। तो जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को असिस्ट करने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग किया गया है उसका नाम है गोनियोमीटर। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़े हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जो कि विभिन्न प्रकार की सर्जरीज में हमारे इंस्ट्रूमेंट थे उनको हमने पढ़ लिया। डिजीज वाले इमेज बेस्ड क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, प्रोसीजर वाले इमेज बेस्ड क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, ब्लड कंटेनर्स, ब्लड सैंपल के वायल के इमेज बेस्ड क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, साथ में हमने पढ़ लिया सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को, और हमने पढ़ लिया है हमारे हॉस्पिटल के कलर कोड्स को। और अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, आईसीयू के सेटअप को जानने के बाद, वार्ड के सेटअप को जानने के बाद, मुझे लगता है कि आपका कोई भी इमेज बेस का क्वेश्चन इस वीडियो सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई भी नया इमेज आपको एग्जाम में दिखाई देता है तो आपको अपनी प्रीवियस मेमोरी के बेसिस पर कंपैरिजन करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को आप जान चुके हैं और समझ चुके हैं। मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, पढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।